तो राष्ट्रीय उद्यान कल हम लोग पढ़े थे। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 112। और अभयारण्य भी कल पढ़े थे। अभयारण्य का मतलब जानते होंगे कि जहाँ कोई जंगल है, जंगल के चारों ओर के घेर करके एक निश्चित स्थान हम लोग घेर करके बनाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं जैव मंडल आरक्षित अभयारण्य। आज यहाँ से पढ़ा रहे हैं। जितना छूटल बा कापी लेके लिख लेना, ठीक है? तभी ना वो काम करी। सुनीता उससे पढ़ेगी, चंदनिया उससे पढ़ेगी, फिर दुकाने को नया सब क्रम चलते रहे। इसका बहुत अच्छा है। इसका भाई एक पढ़ा तो ही पढ़ी तो ही पढ़ी। चलो हाँ, तो आज का हेडिंग रहेगा बाबू जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र कल सुभाष थाने पढ़े थे। उसको 3 भागों में बांटते हैं ना, तो उसी का एक हिस्सा है जिसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है? तो देखो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में जब भी कोई पूछे तो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ये। तो पहले समझो इसके बारे में तब लिखना। देखो ऐसे बहुउद्देशीय आरक्षित क्षेत्र जिसके द्वारा किसी भी परितंत्र में आनुवंशिक विविधता बनाए रखी जाती है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। इन क्षेत्रों में केवल जंतु तथा पादपों की जातियों का ही संरक्षण नहीं होता है, वरना इन क्षेत्रों में निवास करने वाले मनुष्यों को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। नीलगिरी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। तो देखो सिंपल बात है बाबू कि जब बात करेगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के, तो जैव मंडल का मतलब क्या होता है? जैव मंडल का मतलब होता है, जैव का मतलब होता है पूरे जीवधारी, माने यह वह क्षेत्र होता है जहाँ पर केवल जंतु और पादपों को संरक्षित नहीं किया जाता है, बल्कि जो मनुष्य होते हैं उसको भी संरक्षित किया जाता है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? इस समय क्या होता है? केवल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में केवल मनुष्य, केवल जंतु और पादपों को आरक्षित नहीं किया जाता है, जबकि इसमें मनुष्यों को भी आरक्षित किया जाता है। आरक्षित माने सुरक्षित किया जाता है। देखो हम जो पढ़ रहे हैं जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण का मतलब क्या होता है कि जो पृथ्वी पर जीवधारी है उसको कैसे आप बचाएंगे। जो जीव लगातार मरते जा रहे हैं, लगातार जंगल के पेड़ पौधे खत्म होती जा रही है, तो आप उसको कैसे बचाएंगे, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बात समझे? तो थोड़ा सा लिख लो। देखो इसके अंतर्गत केवल पादपों और जंतुओं को संरक्षित नहीं किया जाता है, संरक्षित नहीं किया जाता है, बल्कि मनुष्य को भी संरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। इसलिए इसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण में लिख लो। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये कहाँ है बाबू? ये आपका है तमिलनाडु में है, केरल में है और कर्नाटक में है।
तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है उसका नाम है बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण। पहले टॉपिक लिख देते हैं। पहले ये बात पढ़ेंगे, इसमें दो बात हम लोग पढ़ेंगे। जीन बैंकों की स्थापना, जीन बैंकों की स्थापना हमारे पहले कब पढ़ेंगे हम लोग जीन बैंक। इसमें दूसरा हम लोग पढ़ेंगे द्रुत शीत परिरक्षण, बी नंबर द्रुत शीत परिरक्षण। सी नंबर पढ़ेंगे आप उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन। इस तरीके से आप जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए तीनों को। मिटा दो इसको, नीचे वाला तो देख लिया होंगे। पहले जानो क्या लिख लोगे। पहले आपका है बाह्य स्थानीय संरक्षण। कल आप स्वस्थानीय पढ़े थे ना, तो बाह्य कहते अंग्रेजी में आते हैं एग्जिट या एक्स, एग्जिटे लिख लो, चाहे एक्स-टू कंजर्वेशन। याद है संरक्षण के अंग्रेजी में कहते हैं कंजर्वेशन। अब देखो, जब बात बाह्य स्थानीय वाला कहेगा ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जो वस्तु है, जो जीव है, जो पादप है, उसको उठा करके आप जंगल में नहीं रखेंगे, उठा करके दूसरे एरिया में लेकर आएंगे। स्वस्थानीय में क्या हो रहा था कि जंगल जहाँ था वहीं पर उसको शिफ्ट कर दे रहे थे, वहीं पर उसको सेव कर दे रहे कि ये आने वाला टाइम में नष्ट नहीं होगा। लेकिन बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या होगा कि इसमें से जो जीवधारी होते हैं उसको उठा कर लेकर के आते हैं। तो देखो, संकटग्रस्त जीवों को, अभी आपको संकटग्रस्त जीव के बारे में बताएंगे। संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों से अलग करके विशेष स्थानों पर संरक्षित करना बाह्य स्थानीय संरक्षण कहता है। जैसे चिड़ियाघर में रख दिए, या आखेट फार्म में रख दिए, या सफारी पार्कों में रख दीजिए, या जलशाला में, या वनस्पति उद्यान में, या बीज बैंक में, या जीन बैंक में। ये सब आपका जो होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। अच्छा, स्वस्थानीय का मतलब, स्व का मतलब अपने आप। देखो ये ट्रिक होता है, स्वस्थानीय की बात जहाँ भी करेगा तो कोई जंगल है, उसमें जंगल में मान लो कि यहाँ पर हमने देखा तो कहा कि बाप रे यहाँ पर बहुत अधिक जीवधारी है, तो हमने वहीं पर उसको शिफ्ट कर दिया और हालांकि सुरक्षित कर दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ सुरक्षित वो नहीं है, उसको वहाँ से हटाना बहुत अनिवार्य होता है। तो उसको क्या कहते हैं कि बाह्य स्थानीय में अब वो जंगल में कोई जीव है या जंगली पौधा है जो भी आपका है, और ऐसा लगता है कि अभी समाप्त हो जाएगा, संकटग्रस्त, अभी मैं बताऊंगा कि अब इसको हटाया नहीं जाएगा तो ये समाप्त हो जाएगा। तो उस जंगल से एकदम ध्यान से समझना मैं क्या क्या बता रहा हूँ, तभी आप लिख पाएंगे। उस जंगल से ऐसा लगता है कि अगर ये हटाया नहीं जाए तो आने वाले टाइम में ये नष्ट हो जाएगा, माने समाप्त हो जाएगी इसकी प्रजाति। तो उसको हटा करके दूसरे स्थान पर, मान सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। जैसे आप उसको चिड़ियाघर में रख लीजिए, या उसको वनस्पति उद्यान जो है उसमें रख दीजिए, या जंतु उद्यान में रख दीजिए। माने कोई ना कोई विशेष जगह होता है जहाँ पे सभी को क्या कहता है, रखा जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो लिख लो कि जब संकटग्रस्त जीवों को उसके स्थान से हटाकर उसके प्राकृतिक स्थान लिखना, अगवा प्रा लिख दो हो जाएगा। उसके प्राकृतिक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रख दिया जाता है
तो उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। संरक्षण कहते हैं। कहाँ कहाँ रख सकते हो बाबू? चिड़ियाघर में रख सकते हो, अगर कोई जीव है तो, जंतु है तो चिड़ियाघर आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो उसको चिड़ियाघर में रख सकते हैं। आप चाहें तो उसे आखेत फार्म में, यह भी एक फार्म होता है जिसमें जंतुओं को रखा जाता है, आखेत फार्म में भी रख सकते हैं आप। सफारी पार्क में भी रख सकते हैं। सफारी पार्क जानते हो ना, केवल जंतुओं का रखा जाता है, इसमें केवल जंतु ही रखा जाता है सफारी पार्क। जलशाला, जलशाला का मतलब होता है कि जो मछलियाँ होती है ना, वहाँ से हटा करके एक विशेष जगह पर रखा जाता है, जो जंगल माने जल में रहने वाले जीव होते हैं। वनस्पति उद्यान, वनस्पतिक उद्यान का मतलब होता है जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतिक, जो पेड़ पौधे होते हैं उसको वनस्पतिक उद्यान में रखते हैं हम लोग। बीज बैंक, जो बीज होते हैं कहीं अगर उगे हैं, ऐसा लगता है कि अगर हटाया नहीं जाए तो समाप्त हो जाएंगे, तो उसको एक जगह रखा जाता है। जीन बैंक वगैरह सब ये बाह्य स्थानीय के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो जहाँ जीव रहते हैं उसको हटा करके हम लोग एक विशेष जगह पर ला करके रखते हैं, तो उसी को हम लोग बाह्य स्थानीय संरक्षण के रूप में कहते हैं। तो जब भी बाह्य स्थानीय संरक्षण की बात करेगा तो इन सभी के लिए आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो समझ गए होंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण के बाद जब भी करेगा तो जो संकटग्रस्त जातियां हैं जो कि आने वाले टाइम में समाप्त हो सकती हैं, उसको हटा करके जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं। ध्यान से चीज़ को जानकारी रखना चाहिए आपको। चलिए मिटाएं इसको, नेक्स्ट पर चलते हैं। मिटा दो सब। चलिए, अच्छा देखो, अब इसमें आपने लिखा था जीन बैंक, याद है आपको? जीन बैंक, तो जीन बैंक का मतलब क्या होता है? जीन को एकत्रित करना। जीन बैंक का मतलब होता है जीन को एकत्रित करना। माने कोई जीन है, मान लो कोई जीवधारी है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो समाप्त हो जाएगा, तो उसको जीन को निकाल करके माने एक सुरक्षित जगह पर क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। तो जब उसको सुरक्षित जगह पर रख दिया जाता है तो जंतुओं का समाप्त भी हो जाएगा, तो उसका जीन उपस्थित रहता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीन बैंक कहते हैं। मान लो कि ये जो पढ़ रहे हैं ना, संकटग्रस्त जाति के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि कोई जीव है आने वाला टाइम वो समाप्त हो जाएगा, तो उसके जीन को निकाल करके एक विशेष विधि के द्वारा हम लोग बैंक वगैरह में रख देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं जीन बैंक। तो लिख लो, इसके अंतर्गत जो संकटग्रस्त जीव होते हैं उसके जीन को निकालकर एक विशेष सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है, तो इसे जीन बैंक कहते हैं। जब भी आपसे कोई पूछे तो चीज को आप बता सकते हैं। तथा आगे लिखना था यही में बीज बैंक लिख ले। बीज बैंक, तो बीज में क्या होता है? बीज को रखा जाता है कि जब संकटग्रस्त जो पादप होते हैं, कि जब संकटग्रस्त पादप के बीज को सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है,
रख दिया जाता है तो इसे बीज बैंक कहते हैं। जब संकटग्रस्त पादप के बीज को सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है तो इसे बीज बैंक कहते हैं। ठीक, तीसरा आ जाइए, द्रुत शीत परिरक्षण। द्रुत शीत परिरक्षण क्रायो रिजर्वेशन, अंग्रेजी में लिख सकते हैं क्रायो रिजर्वेशन। देखो ये होता क्या है, पहले समझते हैं हम लोग। द्रुत शीत परिरक्षण के बाद जब करेगा, इसके अंतर्गत दुर्लभ तथा संकटग्रस्त पादपों के जर्मप्लाज को बहुत कम, यानी जर्म का मतलब शुक्राणु वगैरह जो होते हैं, को बहुत कम ताप, माने लगभग मान लीजिए कि 196 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं द्रुत शीत। अच्छा, शीत का मतलब वही होता है ना, टेम्परेचर बहुत कम होगा। जैसे आप देखते होंगे कि जो गाय भैंसें होती हैं सब, तो उसमें जो सीमन डाला जाता है वो बहुत कम टेम्परेचर पर रखा जाता है। आप देखेंगे कि जब भी निकालता है डॉक्टर तो उसमें से भाप निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो जो भी माने संकटग्रस्त जीव है, चाहे वो पादप हो चाहे जो भी हो, उस संकटग्रस्त जीव के जो जर्म प्लाज्म होता है, जर्म प्लाज्म का मतलब जो शुक्राणु होते हैं, उसको निकाल करके बहुत कम ताप -196 डिग्री सेल्सियस पर जब सुरक्षित रखा जाता है, तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं द्रुत शीत परिरक्षण। तो लिख लो, इसके अंतर्गत संकटग्रस्त जीव के जर्म प्लाज्म को निकाल कर -196 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जाता है, तो इसे द्रुत शीत परिरक्षण कहते हैं। देख लेना, टेम्परेचर जरूर याद रखना, -196 बहुत कम हुआ, 0 से भी बहुत कम हुआ। सोचो कि 196 पीछे आप भागेंगे तब आएगा। तो इस तरीके से जब भी आपसे पूछा जाएगा द्रुत शीत परिरक्षण क्या होता है, तो इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो बीज बैंक देखे, जीन बैंक देखे, द्रुत शीत। शीत का मतलब होता है कि समझो कि इसको एकदम ठंडा में रखना है, बहुत कम स्थान उसमें होना चाहिए। हो गया, मिटा दे क्या इसको। अब आपके पास हेडिंग है उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन बेटा साहब, तो लिख लो उत्तक संवर्धन। चौथा नंबर, उत्तक संवर्धन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। देखो, इस विधि का प्रयोग हम लोग जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके लिए करते हैं। उन पादपों में इसका प्रयोग करेंगे जिसमें बीज नहीं बनते हैं, जैसे माने बिया नहीं बनता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो लिखो,
इस विधि का प्रयोग उन पादपों में किया जाता है जिसमें बीज नहीं बनते हैं, जिसमें बीज नहीं बनते हैं। ठीक है। इन पादपों को उत्तक संवर्धन के द्वारा कहाँ तेज बोल रहे हो? बात करना साइलेंटली करो। उत्तक संवर्धन के द्वारा सुरक्षित रखा जाए। यहाँ तक आवाज नहीं आना चाहिए। सुरक्षित रखा जाता है। बात समझे? उत्तक संवर्धन में आता है प्रश्न में कि उत्तक संवर्धन विधि का प्रयोग कब करेंगे? याद है? हाँ, जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। जो ध्यान रखना। ठीक है। आपको हम प्रश्न दे रहे हैं, 10 प्रश्न है, 10 का उत्तर आप लिख लेकर आएंगे। मिटा दे इसको। पहला लिखेंगे आप क्वेश्चन, इसी में क्या है, सब पर ही लिख के लेकर आइएगा। पहला है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक जैव विविधता पाए जाने का मुख्य कारण क्या है? चलिए, उत्तर भी लिखवा देते हैं, देख लो। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक जैव विविधता पाए जाने के क्या कारण है? लिखा जाएगा, क्या कारण है। दूसरा लिखो, देखो, संकटग्रस्त, इसको पढ़ाएंगे हम आपको। संकटग्रस्त जीव से आप क्या समझते हैं? इसका उदाहरण लिखिए। इसका 4 उदाहरण लिखिए। चलिए, तीसरा लिखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए। याद है आप लोग का? क्या है बताओ? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? 4 नंबर आ जाओ। जैव विविधता हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं? याद है? कोई बताएगा? ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था 2020 में। जैव विविधता हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं? बताएंगे? अच्छा, कोरोना का हॉट स्पॉट से समझते हैं आप कुछ लोग? कोरोना का हॉट स्पॉट के नाम सुने? हॉट स्पॉट क्या होता है? जहाँ पर कोरोना के बहुत अधिक मरीज मिलते हैं वहाँ हॉट स्पॉट होता है। तो जहाँ पर जैव विविधता अधिक होती है उसको जैव विविधता हॉट स्पॉट कहते हैं। चलिए, 5वां लिखिए। 5वां आपका होगा कि जैव विविधता तत्व स्थल से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता तत्व स्थल से आप क्या समझते हैं? 6 नंबर। पिक्चर प्लांट कहाँ पाया जाता है? पिक्चर प्लांट कहाँ पाया जाता है? पिक्चर प्लांट कहाँ पाया जाता है? 7वां लिख लो। एक सींग वाला गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा किस राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है?
काजीरंगा में पाया जाता है। कहाँ है काजीरंगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में। कल पढ़े थे आप लोग। भारत के आपदाग्रस्त प्रजाति से आप क्या समझते हैं? प्रजाति से आप क्या समझते हैं? सब पर आप लिखेंगे, ठीक है। इसका उदाहरण लिखिए। 9 नंबर लिखो। स्वस्थानीय से आप क्या समझते हैं? स्वस्थानीय संरक्षण से आप क्या समझते हैं? याद है क्या होता है? 10 नंबर आपका होगा। भारत में अभयारण्यों की कितनी संख्या है? कितनी संख्या है? नोट कर लो इसको।